हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान। आपका चैप्टर रहेगा 4 यानी कार्बन और उसके यौगिक। 3 लेसन हम इसके करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हम बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन है क्या, उसके अपर रूप क्या है। उसके साथ साथ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जगहों में पाया जाता है, डेली लाइफ में भी, आपके जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं सारी चीजें। इसकी आप जब इंटर में जाएंगे यानी 11 और 12 में आपको 2 बुक मिलेंगी, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आप बेसिक से अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन क्या है, यानी कार्बन क्या है। कार्बन हम नाम बहुत सुनते हैं कि अरे ये कार्बन है। हम सिंपल से जानते हैं कार्बन किसको, जो काला होता है, कोयला। जैसे कोयला कालिक हो गई, जैसे आपने जब बचपन में आपने माँ मम्मी और जैसे चूल्हे में खाना बनाती हैं तो वो काला काला सा दीवारों में हो जाता है, कालिक जिसे बोलते हैं, कोयला। वो भी, उसको भी हम कार्बन बोलते हैं। वही क्या है, वो कार्बन है। डेली लाइफ में आप हमेशा हर चीज देखेंगे। आप जैसे मंजन करते हैं, कंघा करते हैं, प्लास्टिक की सारी चीजें, इसमें कुछ ना कुछ कार्बन रहता है। यानी कार्बन ऐसा तत्व है जो सभी जगहों में पाया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जब हम जो सांस हम लोग छोड़ते हैं, लेते हमने कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें जो गैस होती है CO2, उसमें भी हमारा कार्बन पाया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से हुई। किस शब्द से हुई है, कार्बो शब्द से हुई। आपसे अगर कोई पूछे कि कार्बन क्या है तो आप क्या बताएंगे, कार्बन जो सभी जगहों में ज्यादातर व्याप्त है। कार्बन का शाब्दिक अर्थ है यानी कोयला। कोयला, कोल, ये कालिक, ये सारी चीजें कार्बन ही है। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कोयला, यानी कोयला ही कार्बन है। हमने क्या समझा कि कोयला ही कार्बन है। पहले के जो लोग उन्होंने मतलब खोज किए, उनका तो सिंपल फंडा था। उन्होंने ये बताया कि कोयला जो होता है वही कार्बन है, यानी कोयला में हम कार्बन पाते हैं, ये था। और डिफिनीशन जानेंगे, देखते हैं, मैंने लिख रखा है कि कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कोयला। जिसका अर्थ क्या है, कोयला। फिर उसका है अर्थात कोयला ही कार्बन है। उन्होंने ये ज्ञात करके बताया कि जो कोयला है वही हमारा कार्बन है। अब और इसके बारे में जानेंगे कि भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब होता है पृथ्वी की ऊपरी परत। वो भी बहुत मोटी होती है। हमने इतना सा नहीं खोदा है। हम जो ये खदान वगैरह, ये खाने वगैरह होती है, वो इतना सब नहीं खोद पाए, क्योंकि पृथ्वी जो होती है 3 परतों में हमने विभाजित किया है। सियाल, सीमा, निफे, ऐसे करके भूपर्पटी है, क्रस्ट कोर है, मेंटल है, इस तरह करके हमने 3 भागों में विभाजित किया। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसे हम बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। यानी भूपर्पटी खनिजों के रूप में हम जो खुदाई करते हैं, खानों द्वारा जो भी खनिज निकलता, उसमें हमारा कितना कार्बन पाया जाता है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में जो केवल हमारा कार्बन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 0.02%। कितना, इतना कम है, फिर भी इसका इतना महत्व है। यही चीज हम जानेंगे कि जो भूपर्पटी में खनिजों में जो कोयला पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है। ये हमारा पृथ्वी में पाया जाने वाला कार्बन कितना है, 0.02%। अगर आप कार्बन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए बोर्ड में, आप इस तरह के जो टर्म्स हैं, पद हैं, इस तरह के आप हाईलाइट करके लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चे को काफी कुछ नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, इसलिए वो फुल मार्क्स आपको देते हैं। तो ये चीजें जो छोटी छोटी टर्म होती है, ये वनडे एग्जाम में भी आपके काम आता है कि वायु में कितने % कार्बन पाया जाता है या वायु में कितनी % कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ये सारी चीजें अगर आप लिखते हैं तो ये आपको वनडे एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहा है। तो कि भूपर्पटी में खनिजों में जो पाया जाता है कार्बन 0.02% होता है, तथा वायुमंडल में, यानी जो हमारे धरती पे उपस्थित वायुमंडल है, उसमें हमारा कार्बन कितना पाया जाता है, तो 0.03। कितना पाया जाता है, 0.03 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारा कार्बन उपस्थित होता है। इतना हमने जाना कार्बन के रूप में। कार्बन क्या है, कार्बन कहाँ कहाँ कितने % कितना पाया जाता है। और कार्बन अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं तो सारी चीजें, सुबह उठते हैं
कार्बन, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह जब आप शीशा देखते हैं, शीशे में जो फ्रेम होता है प्लास्टिक का, वो भी कार्बन है। आप मंजन करते हैं टूथपेस्ट, जो भी वो प्लास्टिक का टूथपेस्ट होता है वो भी, उसमें भी कार्बन है। आप कंघी करते हैं, कंघी में भी कार्बन होता है। तो जितनी भी डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक हो, ये सारी चीजें, वो क्या है, कार्बन है। इसमें मतलब हम समझ सकते हैं कि डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक को किसी न किसी रूप में, थोड़ी चार मात्रा में, या कार्बनिक या रासायनिक रूप में या केमिकल के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। तो हम एक चीज और इसमें अगर पॉइंट हम लिखते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सर्वतोमुखी, ये लिखा है हमने कि कार्बन कैसा है, तो कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। आप ये चीज जरूर मेंशन करेंगे कार्बन में कि कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। आप ये अगर मेंशन करते हैं तो ये, इससे एग्जामिनर ये समझता है कि बच्चे को पता है कि कार्बन सभी रूपों में उपस्थित होता है, किसी न किसी रूपों में, हर जगह व्याप्त है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन के कितने अपर रूप है। तो कार्बन के 3 अपर रूप है। पहला आपका ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। तो हीरा हमने जाना है कि हीरा सबसे कठोरतम तत्वों में से एक है। हमने क्या जाना है, हीरा सबसे कठोरतम तत्वों में से एक है। यानी कार्बन के, अगर आपसे पूछे कि कार्बन के कितने अपर रूप है, तो आप बताएंगे कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपर रूप क्या है। अपर रूप क्या है, तो अपर रूप मतलब एक ही तत्व के विभिन्न रूप। क्या कह सकते हैं कि एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिसके रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे हम बोलते हैं अपर रूप। यानी एक ऐसा तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व जिसके मतलब अलग अलग रूप हो, लेकिन उसकी जो संरचना हो वो भी अलग अलग हो, लेकिन गुण जो भी हो वो समान हो। जैसे हम आटा लेते हैं, आटा से, उसी आटे से हम पूरी भी बनाते हैं, उसी आटा से हम रोटी भी बनाते हैं। तत्व तो एक है हमारा आटा, लेकिन हम उसके रूप कई अलग बना रहे हैं। ऐसे कार्बन एक है, उसके अपर रूप अलग अलग है। तो अभी तक हमने 3 अपर रूप आपको बताए हैं, आपका हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। तो कार्बन के अपर रूप की डिफिनीशन, यानी अपर रूपता की डिफिनीशन आए कि कार्बन की अपर रूपता क्या है, यानी अपर रूपता क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि एक ही तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं, जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, यानी अपर रूपता कहलाते हैं। और कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है और फुलरिन क्या है। इसके गुण पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे और इसका यूज भी पढ़ेंगे कि मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका किस किस चीज में हम यूज करते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे हीरा, इसके अपर रूप के बारे में। अब हम जानेंगे हीरा के बारे में कि हीरा क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे, हीरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। आपने जरूर सुना होगा कि हीरा की अंगूठी है, हीरे का नेकलेस है, हीरे की ये सारी चीजें हैं। तो ये हीरा क्या है, ये आभूषण में भी प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे चमकता नहीं है, इसको तराशा जाता है। क्या किया जाता है, तराशा जाता है। इसकी खूबी तराशने पे, आप कितनी बेहतरीन से आप इसको तराशे हैं, उसी हिसाब से ये चमकता है। तो आप जब देखते हैं कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की जो ताज में होता है, वो भी क्या है, हमारा हीरा। आपने इतिहास जरूर पढ़ा होगा, इतिहास में सुना है कि कोहिनूर हीरा जो तख्ते ताउस में लगा हुआ था, वो भी क्या है, हीरा। तो हीरा को हमने सबसे पहले डेफिनेशन बताई कि हीरा सबसे कठोरतम तत्व है और हीरा आभूषण बनाने में यूज होता है, इतना सबको पता है। इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि हीरा आखिर है क्या। तो हीरे के बारे में हमने लिख रखा है कि हीरा कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है। क्या है, कार्बन परमाणुओं से ही मिलकर बना। हमने आपको बताया कि कार्बन से ही, कार्बन क्या है, कार्बन का अपर रूप ही है हीरा। तो हीरा में क्या होगा, कार्बन ही तो होगा। तो कार्बन क्या है, हीरा कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है। हीरा क्या है, कार्बन परमाणुओं का एक बृहद अणु है। 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल संयोजक बल द्वारा जुड़ा होता है। किस बल द्वारा जुड़ा होता है, सहसंयोजक बल द्वारा। ये हम आपको बेसिक में अभी बताएंगे आगे चलकर कि सहसंयोजक बंध क्या है, आबंध क्या है, आयनिक आबंध क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो पहले इतना समझेंगे कि हीरा कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है, 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसकी कठोर त्रिविमीय जालक होती है संरचना। अगर आपसे कोई पूछे कि हीरे की संरचना कैसी होती, तो आप क्या बताएंगे, त्रिविमीय जालक संरचना होती। कैसी होती है, त्रिविमीय। इसका चित्र आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ऐसा कुछ करके होता है। ऐसे करके इसका संरचना होती है, ऐसे करके इस तरह बना होता है, त्रिविमीय जालक संरचना होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात जो होती है, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक कैसा होता है,
इसका गलनांक सबसे उच्च होता है, हीरे का गलनांक सबसे उच्च होता है। हीरे की त्रिविमीय जालक संरचना होती है। हीरा कार्बन परमाणुओं का एक बृहदाणु है। ये सारी चीजें क्या है, ये हीरा की डिफिनीशन में है। आपसे अगर कोई पूछे कि हीरा क्या है तो आप बता सकते हैं कि हीरे की जो संरचना होती है वो त्रिविमीय जालक संरचना होती है। इसका हीरे का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है और हीरा जो है वो कार्बन परमाणुओं का बृहदाणु है। और हीरा जो होता है उसकी जो होती है ये प्रबल मतलब कार्बन परमाणु के प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा, 4 कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजक प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। ये हो गया हमारा कार्बन। हमने जाना कि हीरा की डिफिनीशन, हीरा क्या है। अब हम इसके जानेंगे गुण कि हीरे में कौन कौन से गुण होते हैं। तो हीरे में क्या होता है, शुद्ध हीरा जो होता है वो रंगहीन होता है। आप देखते होंगे ना हीरा कई कलर में, आपको अगर आप नेकलेस लेंगे तो आपको ब्लू मिलेगा, रेड भी मिलेगा, बाकी उसका नाम तो अलग अलग होते हैं। तो शुद्ध जो हीरा होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई भी रंग नहीं होता, यानी व्हाइट कलर का होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय और पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अगर आप हीरा लेंगे तो इस पार से आप उस पार का भी देख सकते हैं, वो शुद्ध हीरा होगा। पहचानने की भी यही होती है गुण ही। आप मतलब आपसे कोई कहे कि शुद्ध हीरा, हम कैसे पहचानेंगे कि शुद्ध हीरा कौन सा है। अब तो बहुत डुप्लीकेट भी बन रहे हैं मार्केट में। तो शुद्ध हीरा जो होता है वो रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होता है, जिसके हम इस पार से उस पार तक देख सकते हैं। दूसरा गुण क्या है कि हीरा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है विद्युत व ऊष्मा से कोई भी उसका चालन नहीं होता, यानी उसमें भी करंट नहीं पकड़ता है। जैसे हमारा फाइबर में हम बिजली से लगाएंगे तो हमें कोई भी करंट नहीं आएगी, कोई भी ऊष्मा उसमें चालित नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हीरा होता है वो कार्बन का यानी बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी उसमें भी कोई ऊष्मा या विद्युत का कोई भी चालक नहीं होता, यानी वो कुचालक होता है। अब तीसरा गुण इसका पढ़ेंगे कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो उच्च होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है। और साथ ही में पढ़ेंगे हीरा सभी विलायकों में अघुलनशील होता है। विलायक हमने सोचा, जब आपको बताए थे बिलियन वाले लेसन में कि विलायक सभी को अपनी जो विलेय को होता है उसको अपने उसमें अब्जॉर्व कर लेता है, यानी घुला लेता है। लेकिन हीरा किसी भी विलायक में घुलता नहीं है, यानी अघुलनशील है। ये हमारे हो गए 4 हमने गुण बताए। अब हम पढ़ेंगे हीरे का उपयोग, यानी हीरे का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हीरे का प्रयोग हम सबसे पहले तो आभूषण में हमने शुरू में ही बता दिया कि हीरे का जो प्रयोग होता है वो हम आभूषण में, गले का नेकलेस, डायमंड रिंग, वो सारी चीजें, कानों का, ये सारा हम आभूषण बनाने में करते हैं। हीरा का नंबर 1। दूसरी चीज करते हैं औजार बनाने में। आपने सोचा होगा तो मैम हमने तो सिर्फ सुना है कि हीरे की ये अंगूठी है, हीरे का हार है, ये सारी चीजें। औजार बनाने में भी होता है बेटा। किस यूज में होता है, औजार बनाने में होता है। जैसे आपका कांच काटने में हो गया, बेधन वाले औजार, जैसे कि आपको किसी चीज में ड्रिल जैसे आप सुने हैं, उसमें अगर आपको कुछ करना है तो उसके यूज के लिए भी इसका यूज होता है। यानी हीरे का जो यूज होता है वो हमारा काटने के औजार, जैसे हमें शीशा काटना है, कोई भी कठोर वस्तु काटना है, उसके लिए हम हीरा का प्रयोग करते हैं। वेधन उपकरण, जैसे आपको कोई मशीन के लिए वेधन करना है, किसी मशीन में कुछ भी अगर आपको होल करना है, उसके औजार जो बनते हैं ज्यादातर अगर अच्छे हैं लेकिन ये महंगे होते हैं, तो हीरे का प्रयोग होता है वेधन औजार बनाने में। दूसरी चीज होती है शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं हमारे, आंखों का जो आप देखे होंगे, आंखों में एक रोग होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद वाला रोग जो उसका ऑपरेशन होते हैं, उसमें जो छोटे छोटे औजार होते हैं वो हीरे का प्रयोग से बनते हैं। यानी हीरे के जो नुकेले वाले कोन होते हैं, नुकेले कोनों से ही उसका हम ऑपरेशन, यानी जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो ऑपरेशन करते हैं। यानी हमने क्या जाना कि हीरे का प्रयोग शल्य चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किया जाता है, यानी मोतियाबिंद को काटने के उपयोग में हम हीरा का प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा ये आभूषण बनाने में। इतना हमने जाना डायमंड यानी हीरा के बारे में। अब हम जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट के गुण क्या है, ग्रेफाइट का उपयोग क्या है। ये सारी चीजें अभी हमने एक अपर रूप आपको बता दिया हीरा। अब हम जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में। अब हम जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में। आपने नाम जरूर सुना होगा, आप पेंसिल देखते हैं, पेंसिल को आप जब शार्पनर से उसको छेलन करते हैं, अंदर देखते हैं ग्रे कलर का एक अंदर से रॉड टाइप में पड़ी रहती है, वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। ये हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का हम आप देखते हैं जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उनमें ना ग्रीस की जगह ये ग्रेफाइट ही डालते हैं ताकि वो कल पुर्जे जो उसके होते हैं वो घिसे ना।
घर्षण के कारण एक दूसरे से पुर्जे घिस जाते, इस वजह से स्नेहक बना रहे, कोई उसमें कुछ वो ना हो, अच्छे से मशीनें चलती रहे, उसके लिए भी हम इसका पाउडर यानी ग्रेफाइट का पाउडर बीच में डालते हैं ताकि वो फिसलन बनी रहे। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट क्या है। तो देखेंगे ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परती मतलब चादर के रूप में, एक परत दूसरी परत ऐसे करके इसकी संरचना होती है। जो संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परती या चादर के रूप में संरचना होती है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परती यानी परत दर परत के रूप में या चादर के रूप में इसकी संरचना होती है। ये हमने जाना ग्रेफाइट के बारे में। और जानते हैं कि 3 कार्बन परमाणुओं से संयोजक आबंध द्वारा जुड़कर खटकोरी रेखीय संरचना होती है। इसमें कितने परमाणु हैं, 3। हीरा में हमने कितने बताए थे, आपको याद करो, आपने कहा 4 बताए थे, यानी वो 4 कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। और जो ग्रेफाइट है ये 3 कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजक बंध द्वारा कौन सी कैसी संरचना बनाता है, खटकोरी। हीरा में हमने आपको बताया था त्रिविमी, और ग्रेफाइट कैसी संरचना बनाती है, खटकोरी संरचना बनाती है। यानी इसकी जो संरचना होती है वो ऐसे करके, ऐसे करके संरचना है, फिर यहीं से ऐसे करके इसकी संरचना होती है, बहुत जटिल होती है। तो इसकी जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो खटकोरी रेखीय संरचना होती है। और कितने कार्बन परमाणु से जुड़कर सहसंयोजक आबंध बनाता है, 3 कार्बन परमाणु से। इतना जाना हमने ग्रेफाइट के बारे में। अब हम जानेंगे इसकी गुण कि ग्रेफाइट का गुण क्या है, ग्रेफाइट क्या क्या दर्शाता है, ग्रेफाइट में कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले ये भूरा काला पारभासी, यह भूरा रंग का भी होता है और काला रंग का। काला रंग का तो हमने देखा ही है, वो ग्रेफाइट पेंसिल में, और पारभासी होता है, पारभासी पदार्थ है। और यह दूसरा गुण इसका देखेंगे कि यह हीरे से हल्का, मुलायम और चिकना और फिसलनशील होता है। आप जब भी पेंसिल को छिलना ऐसे ऐसे करना, एकदम फिसलेगा आपका हाथ, इसीलिए इसका यूज हम मशीनों के कलपुर्जों को बचाने के लिए हम करते हैं। तो इसका एक गुण है, ये फिसलनशील होता है और चिकना होता है, मुलायम भी होता है। अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाता है। और हीरा सबसे कठोर है। देखो कार्बन सब में है लेकिन सबके गुण अलग अलग है। यही हमने आपको जब कार्बन पढ़ाया था तभी हम बताया था कि हीरा, अभी हमने पढ़ा कार्बन का वो भी परमाणु अपर रूप है, लेकिन वो सबसे कठोर है दुनिया में। लेकिन ये ग्रेफाइट है, इसको आप हाथ से तोड़ सकते हैं। और ये चिकना होता है, हल्का भी होता है और मुलायम भी होता है, फिसलनशील भी होता है। फिसलनशील इसलिए होता है कि आप जब किसी भी कलपुर्जे या मशीन के किसी भी कार का जो मशीन के पुर्जे होते हैं उनमें आप डालेंगे तो वो पुर्जे घिसते नहीं, ये फिसलन बनाए रखता है, जिसके कारण पुर्जे घिसते नहीं है। ये सारी चीजें हमने जाना गुण। और एक चीज ये है कि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। हमने हीरा को बताया था कि विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का चालक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालक होता है। पेंसिल से कभी भी बिजली की किसी भी चीज बोर्ड या उसमें मत यूज करना, वरना करंट पकड़ेगा। बाहर लकड़ी होती है लेकिन अंदर वो ग्रेफाइट होती है, कोई बात नहीं। अब इसका हम पढ़ेंगे उपयोग कि ग्रेफाइट का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, डेली लाइफ में कैसे करते हैं। डेली लाइफ में हमने आपको बताया ही कि इसको हम जैसे मशीन में ग्रीस करते हैं या ऑयलिंग करते हैं, उसकी जगह भी हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट बेहतरीन है क्योंकि ग्रेफाइट ज़्यादा दिन तक रहती है। फिर इसका उपयोग में हम पढ़ते हैं इसके चूर्ण, यानी इसका जो हमने बताया था पाउडर का प्रयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक, यानी उसका जो भी मशीन की जो भी आवाज आती है और तेली होती है, पुर्जे घिसते हैं, स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं कि पुर्जे घिसे ना और उसमें स्नेहक बनी रहे। दूसरा इसका उपयोग पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग सिलो, आप टॉर्च घर पे देखते हैं, टॉर्च रहती है, टॉर्च को पीछे से आप खोलेंगे, उसमें 2 सेल रहते हैं, एवरडी ऐसे कुछ करके कंपनी का सेल रहता है, उसमें भी इलेक्ट्रोड के रूप में। उसमें आप देखते हैं ना काला काला एक रॉड टाइप में पड़ा रहता है, इतना मोटा रहता है, पड़ा रहता है, और वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। साथ ही फिर पेंसिल को हमने अपने शुरू में ही बताया कि पेंसिल के जो लेड के रूप में होता है वो पेंसिल के अंदर होता है, उसके रूप में भी हम ग्रेफाइट को देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसे काला, इसे और भी नाम देते हैं, यानी ग्रेफाइट को और क्या कहते हैं, इसे काला लेड या प्लम्बेगो कहते हैं। यानी ग्रेफाइट को हम किस नाम से जानते हैं, या तो काला लेड के नाम से या प्लम्बेगो के नाम से जानते हैं। तो हमने 3 अपर रूपों में से आपको 2 बता दिए, एक हीरा
और एक आपका ग्रेफाइट। अब हम पढ़ेंगे फुलरिन। अब हम जानेंगे फुलरिन। जानते हैं फुलरिन क्या है? इसकी खोज अभी हुई है 1985 में हुई है इसकी खोज। फुलरिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हैरोल्ड क्रोटा, एक वैज्ञानिक का नाम था हैरोल्ड क्रोटा, और एक साथ में और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कल। 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1985 में एक निष्क्रिय वातावरण का मतलब होता है ऐसा वातावरण जहां ना वायु हो, ना प्रकाश हो, ना कुछ भी नहीं। तो एक निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़े के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर कार्बन की वाष्प को संघनित करने पर जो काजल प्राप्त हुआ, उसी काजल के कार्बन के एक नए अपर रूप की उन्होंने खोज की जिसका नाम था C60 यानी कार्बन के एक अपर रूप की खोज की। ध्यान से सुनना, एक बार और बता रहे हैं। 3 वैज्ञानिक थे जिनमें से एक का नाम था हैरोल्ड क्रोटा, दूसरे वैज्ञानिक रिचर्ड स्माले और तीसरे थे रॉबर्ट कल। इन्होंने 1985 में एक निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों को लेकर उनके मध्य एक लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर उन्होंने देखा जो कार्बन की वाष्प होती है। आप देखते हो जब आप दीपक जलाते हैं, मम्मा या घर में कोई भी दीपक जलाते तो आप देखते हो उसकी जो प्रकाश जा रही है, ऊपर का जो धुआं जा रहा है वो धीरे धीरे करके एक इकट्ठा होता है ना, वैसे करके इन्होंने कुछ प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने पाया कि कार्बन की जो वाष्प को संघनित करने पर काजल के जैसा जो आप काजल पारते हैं ना, वैसे है काजल से कार्बन का एक नए अपर रूप की घोषणा की जिसका उन्होंने नाम रखा C60। क्या नाम रखा? C60। उन्होंने खोज की, C60 की खोज की। इन अपर रूपों का नाम उन्होंने फुलरिन रखा। यानी 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1985 में एक निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ें लेकर उनके बीच में उन्होंने एक लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित किया जिन पर उन्होंने पाया कि जो कार्बन का जो वाष्प है वो संघनित होकर, वो इकट्ठा होकर उन्होंने एक नए अपर रूप की घोषणा की जिसका उन्होंने नाम रखा फुलरिन। वो ये था C60। तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा? C60। फुलरिन का अणुसूत्र उन्होंने बताया CN। क्या बताया? CN। यन जहां उन्होंने बताया 60 या 70 या उससे अधिक संभावना भी उन्होंने व्यक्त की और कहा भी है, घोषणा भी उन्होंने की कि कार्बन के और भी अपर रूप ज्ञात हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी ज्ञात हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए 1985 में। तो उन्होंने ये संभावना भी व्यक्त की कि जो कार्बन का यानी CN उन्होंने बताया फुलरिन का सूत्र। एन जहां उन्होंने बताया 60, 70 या उससे अधिक भी संभावना की, इससे अधिक भी हो सकते, लेकिन जो स्थायी उन्होंने बताया वो सिर्फ 60 को ही बताया कि 60 ही इसकी स्थायी संभावना व्यक्त की। फुलरिन की जो प्रकृति होती है, अभी तक हमने पढ़ा, ये हीरे की जो संरचना होती है हमने बताया त्रिविमीय जालक होती है। हमने ग्रेफाइट का बताया तो हमने आपको बताया कि खटकोणी और रेखी संरचना होती है। फुलरिन की जो संरचना होती है वो होती है गोल इसलिए होती है क्योंकि जो इसकी संरचना होती है वो फुटबॉल की जैसे होती है संरचना पूरी, इसलिए इसकी जो बताई गई है उसका उसी के हिसाब से नाम रखा गया है कि इसकी जो प्रकृति होती है वो गोल होती है। इसमें सर्वाधिक स्थायी जो उसका अणु है अपर रूप का वो C60 बताइए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि C60 इसका स्थायी अपर रूप है, अणु को माना गया है। C60 को बकमिंस्टर बोलते हैं, यानी जो फुलरिन का दूसरा नाम है उन्होंने रखा बकमिंस्टर। और इनको इसका एक और बकीबॉल इसलिए क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो फुटबॉल जैसी होती है, इसलिए इसे बकीबॉल भी कहते हैं और बकमिंस्टर भी कहते हैं C60 को। ये फुलरिन के अपर रूपों में से हमने एक जो इसका स्थायी अणु है C60 है। इतना बस ध्यान रखना कि फुलरिन जो होती है इसकी संरचना गोलाकार होती है। गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो फुटबॉल जैसी संरचना होती है इसे गोलाकार होती है और इसे बकमिंस्टर भी कहते हैं या बकीबॉल भी कहते हैं। इसका जो स्थायी अपर रूप अणु है वो C60 है। इसकी खोज 1985 में हुई और कैसे हुई है हमने आपको बताया कि निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ें लेकर उनके मध्य एक आपका लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर उन्होंने पाया कि कार्बन की जो संघनित होकर जलवाष्प टाइप में जो वाष्प होती है संघनित होकर एक काजल के रूप में उन्होंने कार्बन के एक नए अपर रूप की खोज की जिसका नाम C60 रखा, जिसका उन्होंने बताया आपको ये बकीबॉल और बकमिंस्टर। ये रहा फुलरिन। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक आबंध। अब हम पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध। हमने आयनिक आबंध आपको फिर बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध।
सहसंयोजी आबंध के नाम से आपको पता चल रहा है सह मीन्स साथ में, यानी दो जब परमाणु आपस में साझा करके कोई नया परमाणु बनाते हुए यही सहसंयोजी आबंध। इसको सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। यानी जब परमाणुओं की साझेदारी से जो बनता है वही हमारा सहसंयोजी बंध कहलाता है। यानी वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन से एकल संयोजी बंध बनता है। यानी आपने सुना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यानी जो हाइड्रोजन हम बनाएंगे, उदाहरण में देखेंगे हाइड्रोजन का एक परमाणु, फिर हाइड्रोजन का एक परमाणु जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हमारा बनता है हाइड्रोजन। तो ये देखिए हाइड्रोजन में जब हम बंध बनना है, ये यहाँ एकल बंध, ये क्या है एकल बंध। यानी जो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। और दूसरा जब हम पढ़ेंगे कि दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम द्विसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन का अणु होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो पहले में 2 होता है और फिर 6 होता है। जब इसका सहसंयोजी बंध बनेगा तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा होता है द्विसंयोजी बंध, यानी डबल बॉन्ड होता है। पहले में सिंगल बॉन्ड, दूसरे में हमारा डबल बॉन्ड, यानी दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वो हमारा द्विसंयोजी बंध कहलाता है। ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे तीसरा, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे हम त्रिसंयोजी आबंध बोलते हैं। यानी 3-3 इलेक्ट्रॉनों के बनता है। जैसे नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन में पहले 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर होता है 5, तो 2 हमारे हो गए, 3 इधर 3 इधर, यानी 3-3 ये हमारे साझा कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये भी और 3 इलेक्ट्रॉन ये भी। फिर ये देखो ये बीच में ये साझेदारी बन रहा है। यहाँ आप कह सकते हैं इस तरह की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की ये क्या हो रहा है साझा हो रहा है। यानी 3 ये अपना दे रहा है, 3 ये अपने दे रहा है, यानी ये बीच का क्या हो रहा है साझा हो रहा है। यानी इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बॉन्ड बनता है उसे ट्रिपल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉनों के संयोग से यानी बंध जो बनता है वो डबल बॉन्ड, जो एक एक इलेक्ट्रॉनों के संयोग से बनता है वो हमारा एकल बॉन्ड बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड बनता है। ये हमारा एकल सहसंयोजी बंध, द्विसंयोजी बंध और त्रिसंयोजी बंध, ये हमने तीनों आपको बता दिए। साथ ही हमने बताया कार्बन में सहसंयोजी बंध वो बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं वो हमारे सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ये हमने आपको बता दिया। तो हम आशा करते हैं कि जितना भी हमने आपको बताया वो कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखें, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो भी और पार्ट है उसमें हम आपको क्रियात्मक समूह, समवायता, ये सारी चीजें हम बताएंगे। आपका IUPAC नाम लिखना, एथनॉल, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारी चीजें प्रोब्यूट, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। पेंटहेक्स, ऑक्टेनॉन, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।